नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि भाई 24 जून को भाई हमारा HSSC फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा भाई, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा 11th और 12th की भाई फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, यानी कि एडवांस फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, जो कि आपके HSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनके अंदर भाई वहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं भाई, 2 जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप साइंस में अगर फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसलिए इस बैच को स्टार्ट किया गया है भाई। जैसे कि हरियाणा पुलिस के अभी एग्जाम होंगे, कमांडो विंग का होगा, सब इंस्पेक्टर का होगा, इसके साथ में भाई ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी का होगा। आगे आपका एग्जाम CET का यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे भाई। और इसके साथ में जो अभी जुलाई के अंदर जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए भाई ये क्लासेज बहुत ही यानी कि एक रामबाण के तरीके से आपके लिए साबित होंगे भाई। क्लासेज को भाई 12 क्लास तो आपकी क्या होंगी, जैसे यूनिट टाइप में है भाई। जैसे 11th की जो पहली है इंट्रोडक्शन, इसके साथ में यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो भाई ये यूनिट टाइप में है। तो 12 क्लासेज के अंदर भाई पूरी 11वीं की फिजिक्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगली 12 क्लास के अंदर भाई आपकी 12th की फिजिक्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि आप ये माने कि आपके 1 अगस्त तक ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर चाहे आप CET का एग्जाम दें, हरियाणा पुलिस का एग्जाम दें या फिर कोई भी एग्जाम दें, यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाते भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की भाई, ठीक है। और चैनल के ऊपर जो भी क्लासेज अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर जाके देखें भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको भाई आगे आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलेगी। एक बार फिर से बता देते हैं, 12 बजे भाई अल्टरनेट डेज में क्लास होंगी। आज 12 बजे जो क्लास हुई है, अब जो क्लास है वो 26 तारीख को होगी, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो भाई, ठीक है भाई। इसी तरीके से क्लासेज चलेंगी भाई। शुरुआत करें भाई। देखिए भाई ये 11th क्लास की भाई फिजिक्स की बुक है भाई। इसमें अगर आप जिसको फॉलो करना चाहें, प्रदीप की बुक है भाई। NCERT की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदीप की बुक है भाई, जिससे हम तो जर्नल वे से पढ़ाएंगे, कोई भी बुक आप फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं जो लगभग प्रदीप की बुक पढ़ते हैं, तो भाई वहां से हम आपको बता देंगे, वहां से आपको कुछ PDF भी भेज देंगे भाई, ठीक है भाई। शुरुआत करें भाई, शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई फिजिक्स है, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले भाई एक फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत जरूरी है भाई। वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो फिजिक्स क्या होती है इस चीज का हमें पता होना चाहिए भाई। तो भाई फिजिक्स क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, यानी कि ये साइंस विज्ञान की वो शाखा है जो कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है कि प्रकृति और प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन सभी के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको फिजिक्स कहते हैं भाई। तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है भाई? किस चीज की स्टडी होती है? एक तो होती है नेचर की एंड नेचुरल फिनोमिना की। आप सभी भाई ये पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप खुद से पढ़ेंगे भाई तो आपको क्या लगेगा भाई, ज्यादा टाइम लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई HSSC कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपके लिए इजी बना रहे हैं भाई। तो साइंस के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आर्ट के स्टूडेंट हैं भाई वो क्या करें भाई, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें भाई, उसको रट्टा मार लें भाई, और एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कर दें भाई, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल ये क्लासेस साइंस वालों के लिए रहेंगे भाई। फिजिक्स क्या है कि नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करने के लिए जो भी साइंस की कोई भी ब्रांच है उसको क्या कहते हैं? वो फिजिक्स कहते हैं भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। इसके बाद भाई हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। क्या है भाई? लॉज भाई। फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं? जैसे कि भाई लॉज क्या होते हैं? कानून होते हैं भाई। वैसे पॉलिटी के अंदर लॉ क्या होते हैं? कानून होते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स किसके ऊपर काम करती है? कुछ लॉज के ऊपर काम करती है भाई। तो ये क्या है भाई? फिजिक्स के लॉज भाई। कितने लॉ है भाई? 4 लॉ के बारे में पढ़ेंगे भाई। 4 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं भाई कि भाई जो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed but it may be transfer from the one body to the another या फिर one form to another भाई। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है भाई। तो भाई इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो दो डेफिनेशन याद रखेंगे भाई। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम दी वन फॉर्म टू दी अनदर भाई। या फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है? कांस्टेंट होती है भाई। अब इन लॉज का फायदा क्या है भाई? टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है भाई। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। लॉज का फायदा ये है कि इन लॉ को भाई अगर इंडिया के अंदर लगाएंगे आप, यूएसए के अंदर लगाएंगे या फिर रूस के अंदर चले जाओ भाई, ये चेंज नहीं होते भाई। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भारत के अंदर भी उतना ही योगदान देगा भाई, अमेरिका के अंदर भी उतना ही देगा और रूस के अंदर भी इतना ही देगा। ये लॉ बदलते नहीं है भाई जगह के साथ है, इसलिए क्या बोला जाता है? इनको लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई। एग्जाम्पल दे भाई। एग्जाम्पल क्या है कि भाई जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप सभी लोग जानते हो। पोटेंशियल का मतलब होता है कि भाई कोई भी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है। मान लिया कि कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट उठाते हैं भाई, पृथ्वी से एक ऑब्जेक्ट उठा के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी क्या कहते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है भाई। वेलोसिटी की वजह से कोई एनर्जी होती है, वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और सीधा सीधा एग्जांपल क्या है कि जितने भी जो बांध बनाए जाते हैं वहां पे पानी को भाई नीचे धरातल तल से ऊपर उठाया जाता है भाई, चाहे मोटर्स के द्वारा किया जाए, किसी भी तरीके से पानी को ऊपर उठाया जाता है, फिर पानी को भाई टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। यानी कि एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है भाई। जब पानी सबसे ऊपर है तो क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी है। जब पानी नीचे की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर भाई एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर टोटल बात करें तो टोटल क्या है? टोटल तो कांस्टेंट है भाई। फिर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किस चीज में बदल जाती है भाई? वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है भाई, जब टरबाइन घूमता है। और फिर क्या है? वो इलेक्ट्रिकल के अंदर बदल जाती है। तो कहने का मतलब है जो एनर्जी है वो आपस में बदलती रहती है, लेकिन सबको अगर जोड़ा जाए तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई। कुछ इनकी पीडीएफ बनाएंगे भाई, और एक टेलीग्राम चैनल है भाई, वहां पे जरूर जुड़े भाई। वहां पे आपको जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इनकी भाई एक पीडीएफ बना के दे दी जाएगी भाई। तो वहां पे जरूर जुड़े भाई। जो जब तक फिजिक्स की क्लासेज रहेंगी तब तक आपको वहां पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बुक से भाई, ठीक है? तो नीचे लिंक मिल जाएगा, उसको जल्दी से ज्वाइन करें भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया भाई। 4 लॉ ही पढ़ेंगे भाई। दूसरा कौन सा है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भाई। लीनियर मोमेंटम भाई। अब ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया था HSSC के कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आया था। किस प्रकार आया था बता देते हैं भाई। इसमें कहा गया है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अगर किसी चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, तब क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है भाई, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होगा तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा पी क्या हो जाएगा? पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है। और लीनियर मोमेंटम होता क्या है? वैसे आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, यानी कि क्या हो जाएगा? mv p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv। यानी कि जब किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है? वो कंजर्व्ड है, यानी कि वो क्या है? कांस्टेंट है भाई, ठीक है भाई? तो एग्जाम में पूछा गया था कि भाई एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो भाई क्या कंजर्व्ड रहेगा भाई? एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी या फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? तो आपका क्या राइट आंसर था भाई? वहां पे क्या था? लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था लॉज से HSSC के एग्जाम में, पीछे के क्वेश्चन उठा के आपको बताएंगे भाई, ठीक है?
लेकिन यहां पे एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पे क्या है कि ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर पूछा जाए कि भाई जो रॉकेट चलती है, रॉकेट के अंदर जो प्रोपल्यूजन होता है, यानी कि जैसे आप देखते हैं भाई रॉकेट के अंदर धुआं पीछे की तरफ चलता है, रॉकेट आगे की तरफ चलती है, तो भाई वो कौन से लॉ के ऊपर काम करती है, तो आपको बताना है किसके ऊपर काम करती है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। क्या भाई, रॉकेट। रॉकेट कौन से लॉ के ऊपर काम करती है, लीनियर मोमेंटम के ऊपर। इसके बाद भाई जैसे कि गन है, गन क्या करते हैं, जैसे आप फायरिंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल यानी कि लूज एंड से अगर आप फायरिंग करेंगे तो आपके हाथ को चोट लग सकती है भाई। जैसे ही क्या होता है कि जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है तो क्या होता है, जो आपका गन है वो पीछे की तरफ आता है और आपके हाथ को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई जब भी फायरिंग करते हैं तो बिल्कुल टाइट तरीके से उसको वो करते हैं ताकि भाई उसका मास ज्यादा इकट्ठा हो जाए और उसकी वेलोसिटी कम हो जाए। देखिए भाई यहां पे क्या है कि अगर ये चीज कांस्टेंट है हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एमवी क्या है, कांस्टेंट है। एमवी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बाइक है, और तो अगर देखें तो इंजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जितने भी जो हैवी व्हीकल होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है भाई, और जो लाइट व्हीकल होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डिपेंड करता है, कई बार भाई हम कह रहे हैं कि भाई बाइक क्या है, हल्की है, गाड़ी यानी कि ज्यादा भारी है, लेकिन गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है भाई, तो वो उसके इंजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली वे में देखा जाए तो कि भाई एक जो हल्का व्यक्ति है, एक भारी व्यक्ति है, कौन ज्यादा तेजी से दौड़ेगा भाई, तो हल्का व्यक्ति ज्यादा तेजी से दौड़ेगा भाई, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है कि भाई जैसे ही हम उसको टाइट तरीके से पकड़ते हैं उसका मास बढ़ा देते हैं, और मास बढ़ते ही क्या हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाती है, पीछे की तरफ कम आता है भाई वो, ठीक है। तो क्या क्या अब तक हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो ये क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। रॉकेट किसके ऊपर बेस है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। और फायरिंग, बुलेट फायरिंग, तो वो भी किसके ऊपर है भाई, वो भी किसके ऊपर है भाई, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। इसके बाद इसके दो लॉ और बचते हैं भाई, दो लॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं, दो लॉ और करेंगे भाई। उसके बाद भाई फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज एक कंप्लीट ओवरव्यू, फर्स्ट यूनिटी कंप्लीट कर देंगे भाई। थर्ड भाई, थर्ड क्लास, थर्ड होगा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई। देखिए भाई जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखिए एंगुलर लीनियर मोमेंटम क्या हो गया भाई, पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू होता है mv, यानी कि मास इनटू में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या है कि इसमें कहा गया है कि एक्सटर्नल टॉर्क भाई, एक्सटर्नल, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इज जीरो भाई, एंगुलर मोमेंटम इज जीरो भाई। ये बात है भाई। एग्जाम में याद कीजिए, अभी ग्रामस्यू का भी पेपर हुआ है, पीछे कल्लक का भी पेपर हुआ है, वहां पे कहा गया था कि अगर एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो कर दी जाए, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, तो भाई ऑप्शन में दिया गया था लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, या फिर मास कंजर्व्ड रहेगा। इस प्रकार के आपको भाई ऑप्शन दिए गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या था कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। और एंगुलर मोमेंटम को दिखाते किस चीज से हैं भाई, एल से दिखाते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताते हैं भाई वो भी। और किसके बराबर होती है भाई, ये होती है कि भाई
लीनियर मोमेंटम इनटू में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब हम सर्कुलर चीजों की रोटेशन की बात करते हैं तो भाई क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। और जब हम लीनियर यानी कि किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर मूव करते हैं तो किसकी बात आती है, लीनियर मोमेंटम की आती है। जब रोटेशन की होगी तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर की होगी तो लीनियर मोमेंटम भाई। और क्या होता है, P इंटू में R क्रॉस L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। धीरे धीरे क्लासेज होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है भाई। फोर्थ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, जो दोस्त हैं जो साइंस से पढ़े हुए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात बता देते हैं भैया, जितने भी जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सही पढ़ने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो बुक को ही उठा लेते हैं भाई। जैसे साइंस के 4 क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ते नहीं है भाई, पहले ही क्या कर लेते हैं, अपने टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी साइंस को पढ़ लेते हैं, 4 नंबर हमारे पक्के हो गए। और कुछ दोस्त क्या है कि यूट्यूब के ऊपर सर्च करते रहते हैं कि भाई ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, तो वो क्या है कि सर्चिंग में ही रह जाते हैं, पढ़ाई के ऊपर नहीं ज़्यादा ध्यान दे पाते। इसलिए आपके लिए भाई इजी तरीके से फिजिक्स बनाने के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो दोस्त देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई, ठीक है भाई। और लगातार क्लासेज आपकी रहेंगी भाई। इसके बाद एक लॉ है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई, ठीक है भाई। चार्ज क्या है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है भाई, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये भी हम जानते हैं। ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना चार्ज को भाई खत्म किया जा सकता है, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है भाई। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये भी चार्ज का क्या है, एक लॉ है भाई, ठीक है। कोई ये मत बोल देना कि भाई अभी हिंदी मीडियम में भाई फिजिक्स कराओ, तो हिंदी मीडियम में नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो 90% है हरियाणा के अंदर इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, और साइंस जो है वो इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है भाई, ठीक है। हिंदी की तो कुछ ऐसी टर्म है कि हमें ही नहीं पता होगा भाई हिंदी में किस प्रकार पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है, कॉन्स्टेंट है। अगर कुछ दोस्तों को अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो भाई ये जो नंबर हैं, यानी कि ये सभी आप कोई और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो भाई, और वहाँ से क्या करो भाई, वहाँ से ये जो प्लस पॉइंट जो आपको चाहिए ये किसी और सब्जेक्ट के अंदर भाई पक्के करो भाई। यही हो सकता है भाई, क्योंकि हिंदी के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो भाई एक बुक लीजिए 11th-12th की हिंदी में, वहाँ से आप पढ़ लीजिए भाई, ठीक है भाई। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हम सभी देखते हैं भाई किस तरीके से, अगर कहीं पे H पॉजिटिव लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और कहीं पे हम देखते हैं कि Cl नेगेटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, ठीक है। वैसे कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए भाई क्लोरीन के, लेकिन क्या है कि एक और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 हैं भाई। हाइड्रोजन H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, एक ही है भाई, एक ही होता है, वो भी इसने दे दिया भाई। अब क्या बचे, अब तो कुछ नहीं बचे भाई, H पॉजिटिव इसके ऊपर आ चुके हैं भाई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से भाई 4 लॉ हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी, फ्रॉम द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म भाई। दूसरा है कि अगर किसी चीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो उसके ऊपर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा भाई। P = mv क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके साथ में रॉकेट का एग्जांपल, इसके साथ में भाई फायरिंग का एग्जांपल, दोनों क्या है कि लीनियर मोमेंटम के लॉ के ऊपर बेस है। तीसरा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए। टॉर्क मतलब एंगुलर की बात कर रहे हैं, जब कोई चीज रोटेशन में आ जाती है तो वहां पे टॉर्क आ जाती है भाई, तो वो चीज 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है कि भाई आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। और फोर्थ क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई, अगर चार्ज क्या है कि टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है भाई, ठीक है। 4 लॉ कंप्लीट हुए भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। उम्मीद करते हैं कि भाई सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप 11th-12th में भी नहीं पढ़ी हैं तो फिर भी आपको भाई यहाँ पे सब चीज़ें
करा दी जाएंगी भाई। लेकिन क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है भाई, जो भी ये 4 हमने लॉ बताए हैं इससे भाई 3 क्वेश्चन आपके HSSC में पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई एक फोर्सेज के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए भाई, पहला क्या हो गया भाई, लॉ हो गए भाई, और दूसरी क्या होगी, फोर्सेज के ऊपर बात करेंगे भाई। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है भाई, क्या भाई, फोर्स भाई। तो फोर्स के ऊपर बात करेंगे भाई। फोर्स में हम सबसे पहला जो फोर्स पढ़ते हैं वो एक पढ़ते हैं, ये तो सभी ने पढ़ा होगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, पहला फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल भाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, किसके साथ, एक फोर्स के साथ। वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मास के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। वही क्या है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं भाई। तो मास के बारे में, मास के अट्रैक्शन के बारे में जो लॉ बताता है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल लॉ है। जो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं कि रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जो चार्ज के फोर्सेज के बारे में बताएगा वो कौन सा है भाई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है भाई, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको भाई F से हम डिनोट करते हैं भाई। और हम बता चुके हैं कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है भाई, किसके साथ भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज। जब ये चैप्टर आएगा, 6 चैप्टर है, तब भी आपको पढ़ाएंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। इस तरीके से अगर इस डायरेक्टली कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो 11th में आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि M1 M2 बटे में R स्क्वायर भाई। और इसकी जो वैल्यू होती थी वो 9 गुणा में 10 की पावर 9 होती थी। और फोर्स की अगर आपको एग्जाम में कोई यूनिट पूछ ले भाई, तो फोर्स की यूनिट क्या है भाई, न्यूटन है भाई। क्या है भाई, न्यूटन है। मास की क्या है, किलोग्राम है। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर बताते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं भाई, इसी की यूनिट में, यूनिट के अंदर भाई 4 चैप्टर हैं भाई। तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है भाई। मास क्या है, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और 1/4πε0 की 9 × 10⁻⁹ है भाई, इसकी भी यूनिट बताएंगे। फोर्स की यूनिट क्या है भाई, न्यूटन है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लिया कि भाई 2 मास हैं भाई, 2 मास हैं, उनके भाई मास को दुगुना कर दिया जाए और उनकी डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ये तो कांस्टेंट है भाई, इनके मास को दुगुना कर दो भाई। मास को अगर दुगुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला भी क्या हो जाएगा, 2 गुना कर दो। M1 को भाई 2 M1 कर दो, M2 को क्या कर दो भाई, 2 M2 कर दो भाई। दोनों को बढ़ा दिया और इनकी जो डिस्टेंस है उसको आधी कर दो भाई। आधी का मतलब R/2 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, इसके साथ 2 2 4 हो जाएगा और 4 ये आ जाएगा भाई। तो 16 टाइम्स। अगर मान लिया कि 2 ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं किसी डिस्टेंस R के ऊपर, अगर उसके मास को दुगुना कर दिया जाए और उसकी डिस्टेंस को आधी कर दिया जाए तो उसका जो फोर्स है वो 16 गुना ज्यादा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 16 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये भाई किसके हिसाब से है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से है भाई, ठीक है भाई। तो एक समझ गए भाई। सब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीक फोर्स भाई इस दुनिया के अंदर कौन सा है, तो कौन सा है भाई, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। 4 प्रकार के फोर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। पृथ्वी का सूरज के बाहर से जो कि भाई रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या है भाई, ग्रेविटेशनल लॉ है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी ग्रेविटेशनल लॉ है भाई। तो सब चीजें क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ से। जितने भी हमारे जो यूनिवर्स के अंदर हम जितने भी सैटेलाइट देखते हैं जो चल रहे हैं, तो सब क्या है भाई, किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। सेकंड चलें भाई, सेकंड कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स भाई। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कहेंगे भाई, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है कि 2 चार्ज के बीच में, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं वो कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम जिनको कहेंगे आगे भी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो चार्ज के बीच में भी जो फोर्स लगते हैं, तो हमने क्या कहा कि उसी तरीके से भाई चार्ज क्या है कि डायरेक्टली
ये क्या है, ये मास के लिए फोर्स है, और चार्ज के लिए फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स भाई, Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और F इज इक्वल टू, नहीं भाई यहां पे भाई आप एक गलती कर गए भाई, 1/4πε0 नहीं आएगा भाई, यहां पे क्या है भाई, यहां पे आएगा G भाई, G क्या है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10⁻11 आएगा भाई। ये भाई मिस्टेक थी भाई, सॉरी इसके लिए। G क्या है, G क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई 6.67 इंटू में 10⁻11 भाई, ये आएगा भाई यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर भाई। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है भाई। एग्जाम में आ जाए कि भाई दो चार्ज हैं उनको दुगुना कर दिया जाए और उनकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। याद रख लें भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है भाई, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स है, और एक तीसरे प्रकार का फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है, वो आपको नहीं पढ़ाएंगे भाई क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। इसके साथ में भाई एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आपने पढ़ा होगा, और एक फोर्थ प्रकार का फोर्स पढ़ाते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भाई। क्या पढ़ाएंगे, थर्ड है भाई न्यूक्लियर फोर्स भाई, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कहते थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि भाई एटम का साइज क्या है, डाल्टन भाई क्या था, थॉमसन ने बताया, थॉमसन के बाद भाई किसने भाई, जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड के बाद भाई अलग अलग चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इस तरीके से भाई बहुत ज्यादा स्टडी हुई भाई। तो हमें क्या पता है कि भाई अगर ये एटम है तो एटम के अंदर क्या है भाई, एक न्यूक्लियस है भाई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर से भाई रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो हमें पता है न्यूक्लियस के बाहर से, ठीक है भाई। लेकिन यहां भी हमें पता है कि भाई इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई न्यूट्रॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी हिसाब से तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में अगर रिपल्सन होगी तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर न्यूक्लियस टूट गया तो ये दुनिया ही टूट जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ एक और फोर्स हो सकता है भाई। अगर इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो भाई क्या हो जाता कि न्यूक्लियस होता ही नहीं, न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाता भाई, ठीक है। तो यही होता। और इसके अलावा भाई फिर भी क्या है कि न्यूक्लियस स्टेबल है, तो इसका मतलब कोई एक और फोर्स है भाई जो क्या कर रही है कि इन न्यूक्लियंस को आपस में भाई बाइंड कर रही है, बांध के रख रही है भाई। तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स भाई। तो सबसे पहली बात तो भाई ये है कि भाई ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है भाई। क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर कौन सी होती है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है भाई, ठीक है भाई। दोनों चीजें क्लियर हुई भाई। इसके बाद एक डाटा आपको भाई देते हैं भाई, और उसके बाद भाई पहली यूनिट का भाई पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भाई पहली यूनिट का भाई सेकंड चैप्टर करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। एक ही क्लास के अंदर भाई इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपका 1 घंटे के अंदर भाई कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसके बाद भाई देखिए भाई इसमें कुछ रेंज दी हुई है भाई। अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग, वैसे ये उसके ऊपर भी हम डाल देंगे भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे आप जरूर जुड़े भाई। दूसरा है भाई वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या है भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स, प्रदीप की बुक से है भाई बिल्कुल। थर्ड जो है वो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनकी भाई हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कितना ज्यादा यानी कि पावरफुल है। और फोर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल। तो ये 4 प्रकार के फोर्स में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा है भाई, कौन सा फोर्स है भाई, न्यूक्लियर फोर्स है भाई। तो अगर बात की जाए तो 10 की पावर 38 भाई, 10 की पावर अगर 38 क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, 10 की पावर 36 है। और ये 10 की पावर 25 है भाई, ये 10 की पावर 25 है। और ये कितना है, 1 है भाई, ये कितना है भाई, 1 है।
तो यही है भाई। देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, अगर उसका कोई भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो भाई न्यूक्लियर फोर्स कितने टाइम्स है? 10 की पावर 38 गुना है। 10 की पावर 38 समझ रहे हैं, लाखों करोड़ों, यानी कि जहां तक हम काउंटिंग नहीं कर सकते उतनी भाई ज्यादा क्या है भाई, उतने गुना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है भाई। इसके बाद भाई दूसरे नंबर के ऊपर जो फोर्स है वो कौन सी है? पहले नंबर के ऊपर तो ये है भाई, दूसरे के ऊपर ये है, और तीसरे के ऊपर ये है, और फोर्थ क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और वीकेस्ट फोर्स कौन सी है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं भाई। पार्ट 1 जैसे कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है भाई, अब भाई यूनिट नंबर 1 का पार्ट बी कंप्लीट करते हैं भाई, जिसके अंदर आपका क्या होगा भाई? फिजिकल क्वांटिटी भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई टॉपिक है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि क्या है कि जो फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं, जो हम लॉ बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिक्स के अंदर लॉ हैं, लेकिन जर्नल वे से अगर बात करें तो 4 लॉ हैं कि जो कभी बदलते नहीं हैं भाई। कौन से हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। लेकिन मास क्या होता है कि चेंज हो जाता है वेलोसिटी के साथ। आप लोग पढ़ चुके हैं भाई पहले। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? डेफिनेशन नहीं आएगी पेपर के अंदर। पेपर के अंदर न्यूमेरिकल और जर्नल क्वेश्चन आएंगे, वही आपको पढ़ाएंगे भाई। देखिए फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जिनकी टर्म में क्या हो कि फिजिकल लॉ को डिफाइन किया जाता है। जितने भी जो लॉ डिफाइन किए जाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में भाई उनको डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं भाई? जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया। आप लोग इन चीजों से पहले से वाकिफ है भाई। बताते हैं भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई। तो जिसकी टर्म में भाई फिजिकल लॉ को डिफाइन किया जाता है वो कौन सी है भाई? वो फिजिकल क्वांटिटी है भाई। इन फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कभी ये तो नहीं कहते कि भाई 1 मीटर भाई आप शुगर दे दो, या फिर कभी ये नहीं कहते कि भाई जो 1 किलो रस्सी दे दो भाई। क्या होता है? रस्सी जो है वो लेंथ में हम मापते हैं भाई, या रस्सी के लिए लेंथ है, और जो भी सब्सटेंस है उनको क्या है भाई? किलोग्राम के अंदर मापते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए एक भाई स्टैंडर्ड चूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और यूनिट भी 2 प्रकार की होती हैं। एक है भाई फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है ड्राइव्ड यूनिट्स भाई, ड्राइव्ड यूनिट्स है। दोनों चीजें बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट के कोरोस्पोंडिंग होगी वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी, और जो फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट के कोरोस्पोंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी भाई। तो भाई हमारे जो फिजिक्स के अंदर भाई 7 कितनी है भाई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई। कितनी है भाई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इसको छोड़कर जितनी भी जो है वो कौन सी हैं? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बताते हैं फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी या फिर यूनिट्स वो होती हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो अपने आप में पूर्ण है। और ड्राइव्ड क्या होती है? ड्राइव्ड क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के जो चीज बनाई जाती है वो क्या होती है? वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती है भाई। तो भाई 7 कौन कौन सी हैं भाई? यानी कि पहले हम बता देते हैं भाई। देखिए भाई सबसे पहली बात है भाई मास, मास, मास के बाद भाई लेंथ, लेंथ के बाद भाई टाइम, टाइम के बाद भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद करंट भाई, करंट के बाद भाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 हो गई भाई। 2 4 और 5 और 2 7 हो गई भाई। तो 7 ये क्या है भाई? ये कौन सी है भाई? ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और इनके कोरोस्पोंडिंग जो है वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। मास को किसके अंदर मापा जाता है भाई? पहले बता रहे हैं किलोग्राम के अंदर।
लेंथ को किसके अंदर मापा जाता है? एसआई लेवल के ऊपर मीटर के अंदर। टाइम को सेकंड के अंदर। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर भाई, केल्विन के अंदर। करंट को एम्पियर के अंदर। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला जो CD लिखते हैं भाई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर मापा जाता है भाई। क्या हो जाता है? मोल के अंदर मापा जाता है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग देख लीजिए, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर मापा जाता है। ठीक है भाई। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके HSSC के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई इस क्वांटिटी का भाई डायमेंशनल फार्मूला लिखो भाई। हर पेपर में आता है, ग्रामसी के पेपर में भी आया है, हरियाणा पुलिस के पेपरों में भी पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो 1 नंबर आप यहां से जरूर, आप यहां से पक्का हो जाएगा भाई। ठीक है। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर एक PDF बना के भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालेंगे भाई। टेलीग्राम चैनल भाई फर्स्ट साइट एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है। फर्स्ट साइट एजुकेशन के नेम से ही टेलीग्राम चैनल है। वहां पे जुड़े भाई, वहां पे आपको वो PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई। तो ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे भाई। इस तरीके से इनको मापते हैं। इसके अलावा भाई जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 और होती हैं भाई, 2 क्वांटिटी और होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री भाई। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। पेपर में ये भी आ सकता है कि भाई आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जिसमें से 2 ऑप्शन यहां से डाल देंगे, एक ड्राइव्ड का डाल देंगे और एक सप्लीमेंट्री का डाल देंगे। तो वो आपको बताना है भाई। तो इसके अंदर भाई 2 है भाई। एक कौन सी है भाई? प्लेन एंगल। क्या है भाई? प्लेन एंगल। और एक क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है भाई? सॉलिड एंगल भाई। प्लेन एंगल को किसके अंदर मापते हैं भाई? एंगल को हमेशा रेडियन के अंदर मापते हैं भाई। और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन के अंदर, स्टेरेडियन के अंदर क्या करते हैं? मापते हैं भाई। तो क्या हो गया भाई? सेकंड पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या करना है? यूनिट और उसके साथ में उसके क्या करने हैं भाई? हमें फिजिकल क्वांटिटीज और उनके साथ उसकी यूनिट को हमें याद रखना है भाई। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद भाई करते हैं भाई हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी है भाई? देखिए 2-3 क्वांटिटी जो आप डेली लाइफ में देखते हैं उन्हीं के ऊपर बात करेंगे भाई, ज्यादा वो नहीं करेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है भाई? जैसे कि सबसे पहली ड्राइव्ड क्वांटिटी हम वेलोसिटी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं भाई। वेलोसिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही तो बनी है। तो दूसरी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? जो कि किससे बनी है भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं भाई, वेलोसिटी भाई। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। उस तरीके से स्पीड अगर बोले, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड गए तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन वेलोसिटी गए तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? 2 पॉइंट के बीच की छोटे से छोटी दूरी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। आप हर रोज अपने घर से जाते हैं, वापस अपने घर पे आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पॉइंट के बीच में छोटे से छोटी दूरी क्या है? हर रोज घर पे आ रहे हैं तो भाई घर से ही चलते हैं, घर पे ही आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी क्या है? कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसकी यूनिट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मापते हैं? मीटर में। और नीचे टाइम है तो टाइम को सेकंड में भाई, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की अगर ये पेपर में यूनिट पूछी जाए तो क्या आ जाती है? मीटर पर सेकंड आ जाती है भाई। ठीक है भाई। दूसरी बात भाई यहीं से थोड़ा सा बताते हैं। अगर आपके पास पूछा जाए लीनियर मोमेंटम, क्या पूछा जाए? लीनियर मोमेंटम की यूनिट बताओ भाई। यूनिट पेपर में आती है भाई, बिल्कुल बता रहे हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई? बाद में भी पढ़ाएंगे, अभी भी पढ़ाते हैं। मास इंटू में वेलोसिटी भाई। मास को किस चीज में मापते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? लीनियर मोमेंटम की क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। और यूनिट देखें भाई। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा भाई? देखिए भाई थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना वेलोसिटी भाई।
ठीक है भाई। और इस वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है भाई, एक बार भाई देख लेते हैं भाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का भी क्या है? टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी को किस चीज में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापते हैं। और नीचे भी क्या है? सेकंड है, तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा भाई। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? इसी तरीके से आपकी किताब के अंदर जितनी भी जो आप 11th और 12th में पढ़े हैं, तो एक बार भाई बुक जरूर उठाएं और यूनिट के बारे में जरूर देखें भाई। यूनिट को जरूर देखें भाई, वहां जाके नॉर्मल चीजें तो हम यहाँ सभी करा देंगे, लेकिन सारी यूनिट को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए भाई यूनिट जरूर याद रखें भाई। ठीक है, कुछ यूनिट हम भी प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के थ्रू भाई। ठीक है, एक्सेलरेशन भाई, हमने यहाँ पे कहा था लीनियर मोमेंटम होता है मास गुणा में वेलोसिटी। उसी प्रकार अगर हम कहें मास गुणा में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फोर्थ क्वांटिटी क्या होती है? फोर्स होती है भाई। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो मास को क्या मापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर भाई। तो ये क्या आएगी? फोर्स की यूनिट आ गई भाई। लेकिन इसकी एक यूनिट और है भाई, इसको बोलते हैं भाई न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और एक इसकी जो यूनिट है वो डाइन है भाई। सीजीएस सिस्टम में क्या है? डाइन है। और एसआई सिस्टम के ऊपर क्या है भाई? न्यूटन इसकी क्या है? यूनिट है भाई। ठीक है, इसी प्रकार फोर्स को भाई डिस्टेंस से अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा भाई? फोर्स को अगर डिस्टेंस से गुणा कर दें तो कितना आ जाता है? वर्क डन आ जाता है भाई, वर्क डन। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई? वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है भाई। क्या होती है? जूल होती है। और एक क्या होती है? अर्ज होती है। इस टर्म में लिखना चाहे तो भी उसको लिख सकते हैं। बताने का मतलब ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी यूनिट को याद रखेंगे। एक पीडीएफ के अंदर बुक से फोटो हम भेज देंगे, वो आप देख लेना भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये सब चीजें भैया एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, बताते हैं। इसके बाद भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, जिसके अंदर भाई लेंथ को किस प्रकार मापा जा सकता है, मास को किस प्रकार मापा जाता है। और इसमें केवल एक चीज ही हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर से। चैप्टर पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है भाई, यूनिट से रिलेटेड है, यूनिट एंड मेजरमेंट भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कुछ नहीं है भाई, बस बल्कि क्या करना है हमें कि एक फॉर्मूला याद रखना है। कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, इसलिए बता देते हैं। ये 3 हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगा? पार्ट 3। पार्ट 3 में कई बार दिया होता है कि भाई जो सन है या फिर मून का डायमीटर दिया हुआ होता है भाई, यानी कि मून का क्या दे रखा है भाई? डायमीटर है। और आप यहां पे खड़े हैं भाई, आप यहां पे खड़े हैं और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा भाई। और ये जो थीटा है ये यहां पे कितना है? रेडियन में होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए भाई, डिग्री में नहीं होना चाहिए। क्या किस चीज में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए थीटा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है भाई? ये आर डिस्टेंस है। ये कितनी डिस्टेंस है? आर है। और ये क्या है भाई? ये क्या है? एल है भाई। ये डी है भाई, जैसे कि, या फिर इसको हम एल मान सकते हैं भाई। टोटल लेंथ कितनी है? ये एल है भाई। तो उस टाइम पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ मिलता है कि आपको एल भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, आपको थीटा निकालना है, या फिर थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो ये निकालना है। तो भाई इसमें टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगता है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर थीटा इज इन दी रेडियन भाई। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा भाई। ये पार्ट नंबर 3 का एक ही कंक्लूजन है भाई, पूरे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई, वो है भाई डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला याद आ गया होगा भाई। इंपल्स का भी अभिग्रामसी में पूछा है कि इंपल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी बता देते हैं भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं भाई। सबसे पहले भाई डायमेंशनल फार्मूला भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला।
डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले भाई डायमेंशन लिख रखा है, तो डायमेंशन होते क्या है? डायमेंशन वो पावर होते हैं जिसकी टर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी को रेज किया जाता है भाई। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दें भाई, एरिया जो होता है क्या लिखते हो भाई? मीटर स्क्वायर लिखते होगे, वर्ग मीटर लिखते होगे, वर्ग किलोमीटर लिखते होगे, इस तरीके से लिखते हैं भाई एरिया को, तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये बात बताइए कि ये क्या है? मीटर क्या है? मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है भाई? इसके कॉरस्पॉन्डिंग है लेंथ है। क्या है भाई? लेंथ है। तो डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन वो पावर होती हैं जिनकी टर्म में एक फिजिकल क्वांटिटी को रेज किया जाता है या फिर उठाया जाता है। इसमें भाई लेंथ को कितनी बार उठा रखा है? 2 बार उठा रखा है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक एग्जांपल और सुन लीजिए भाई, वेलोसिटी का भाई। वेलोसिटी क्या है भाई? मीटर पर सेकंड भाई। इसमें भाई डायमेंशन पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि भाई इसका जो मास के अंदर डायमेंशन है, मास के अंदर डायमेंशन कितना है? 1 है। टाइम के अंदर कितना है भाई डायमेंशन? इसका -1 है, क्योंकि 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन्हीं की टर्म में उनकी पावर को उठाया गया है। तो डायमेंशन क्या होती है? पावर। कई बार फॉर्मूला दे के भाई पूछ लेता है कि इसका डायमेंशन बताओ, तो आपको क्या लिखनी है? पावर लिखनी है भाई। ठीक है भाई। अगली बात भाई, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहली बात भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले बता देते हैं कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते किस प्रकार है। लिखते किस प्रकार है? तो सबसे पहले जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिखाई देता है भाई पेपर में, तो इस तरीके से दिखाई देता है भाई। एक बड़ी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर क्या लिखे होते हैं भाई? देखिए भाई, अगर जब हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, 11th में जो भी चीज हम पढ़ रहे थे वो MLT की 7 कौन सी क्वांटिटी भाई? 7 फिजिकल क्वांटिटी है भाई। 7 फिजिकल क्वांटिटी में क्या था भाई? मास के लिए M था, लेंथ के लिए L था, टाइम के लिए T था, केल्विन के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन था, एम्पियर के लिए भाई, करंट के लिए क्या था? एम्पियर था। इसके साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल था भाई। क्या था? मोल था। इसके अंदर जो भी फार्मूला बनेगा वो क्या होगा भाई? इन क्वांटिटी में से होगा भाई। कोई ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता जिसके अंदर भाई ये ना हो। समझ रहे हैं कि भाई यही क्वांटिटी मिलेंगी। कल को यहां पे ये नहीं मिल जाएगा कि यहां पे चार्ज दे दिया आपको। अगर मान लिया किसी भी ऑप्शन में अगर आपको यहां पे चार्ज मिल जाता है तो आप उसको इनकरेक्ट मान सकते हैं भाई। तो जो भी डायमेंशन फॉर्मूला, पहली बात तो भाई इन 7 क्वांटिटी की टर्म में आएगा भाई, इसकी यूनिट के टर्म में आएगा। आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है MLT। जो 11th क्लास की जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है मास, लेंथ और क्या मिलता है? टाइम देखने को मिलता है मैकेनिक्स के अंदर भाई। 12th में चलते हैं तो भाई करंट की बात भी आ जाती है, टेम्परेचर की बात भी आ जाती है, इनकी बात बहुत कम होती है, मोल मूल की बात ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो भाई बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और MLT की टर्म में लिखेंगे भाई। सबसे पहला डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए भाई, क्या नाम है? शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे तरीके से भाई, कि आपको पढ़ने का पता चले कि भाई किस प्रकार हमें पढ़ना है। लेंथ को क्या करते हैं भाई? लेंथ को क्या लिखते हैं? L लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। तो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पेपर में पूछा जाए तो MLT की टर्म में लिखें तो M0 L1 T0, ये किसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। दूसरी बात भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा? LT - 1। डायमेंशनल फॉर्मूला, मास है नहीं है भाई M0, L कितना है? 1 है, T क्या है? -1 है। इस फार्मूले में भी पूछा जा सकता है कि इसके डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन क्या है? 1 है, और टाइम का डायमेंशन क्या है? -1 है भाई। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया भाई। अब आपको भाई जब फिजिक्स आपने पढ़ी है तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग चीजों के आपको पता होने चाहिए। एक एग्जांपल देके हम बताते हैं किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला है, और PDF मिल जाएगी। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने वो गलती कर दी भी पढ़ाने में, 1/4πε0 लिखा था, वो गलत हो गया था भाई। देखिए भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से आपको भाई फार्मूले अगर याद हैं, G(m1m2/r²। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई G का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या क्या भाई डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए भाई। तो किस प्रकार निकालेंगे भाई? G का डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे? तो भाई G का फार्मूला निकाल लीजिए भाई। G निकालना है तो इसको यहां पे ले आइए, क्या आ जाएगा? FR² M1 M2 भाई।
ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए और आर का और M1 M2 का भाई। देखिए फोर्स को एक बार छोड़ दो भाई, चलो भाई फोर्स का हमें नहीं पता। डिस्टेंस आर का है तो आर में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी भाई। मास के लिए क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा भाई। इस प्रकार ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। फोर्स का किस प्रकार लिखेंगे भाई, देखिए हमने कहा कि लेंथ को तो क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं भाई। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं भाई, लेंथ पर यूनिट टाइम भाई, लेंथ पर यूनिट टाइम भाई, यही लिखते हैं भाई वेलोसिटी। और वेलोसिटी का भी चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, LT-2 भाई, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और फिर हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन भाई। तो मास क्या है भाई, मास तो m है भाई। इसके साथ में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन LT-2 है, तो LT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, MLT-2, M1 L1T-2 भाई। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भाई। यहाँ पे M क्या है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी, M-1 आ जाएगी। इस प्रकार L की करेंगे 2 और 1 कितनी हो जाएंगी, 3 पावर हो जाएंगी। और T की कितनी आ जाएगी, -2 पावर आ जाएगी। तो क्या ये G का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, यही G का क्या है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई। उम्मीद करते हैं आपको भाई ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। इस प्रकार हमें निकालना है और इस प्रकार आप अपने घर पे बैठ के भाई प्रैक्टिस भी जरूर करें। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। पूरी भाई 4 से 5 पेज की PDF है भाई, और वो आपको भाई प्रोवाइड करा देंगे। और एक डायमेंशनल फॉर्मूला और निकाल के दिखा देते हैं भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। एक डायमेंशनल फॉर्मूला अभी पूछा था भाई इंपल्स का भाई, इंपल्स का यानी कि क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। एक जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कराएंगे भाई, वो कराएंगे भाई एनर्जी का भाई, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई। कभी भी अगर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है तो एनर्जी हमें पता है कि भाई किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। कोई भी काम किया जाता है उसको भाई एनर्जी के टर्म में स्टोर किया जाता है। और कि ये क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1T-2 अभी सोल्व किया है, और ये कितना है, L है भाई। तो ये तो अपने दिमाग में बैठा लें कि भाई फोर्स का तो होता है MLT-2 और ये होता है ML2T-2। इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, जो भी एनर्जी है, किसी भी प्रकार की एनर्जी है, सभी एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला M1 L2T-2 होता है भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये भी हमारा भाई कंप्लीट हो गया भाई, बिल्कुल। यानी कि कुछ PDF मिल जाएंगे आपको और उसी के माध्यम से इसको भाई कवर किया जा रहा है भाई। तो पहले चैप्टर से भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई डायमेंशनल फॉर्मूले, वो आप पढ़ेंगे भाई। इसके साथ में भाई एरर की बात कर लेते हैं भाई। एरर होता क्या है वैसे, एरर की बात अगर 5वें पार्ट की तरफ बढ़े तो एरर है भाई। अगला जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट क्लास, जो 26 तारीख को हमारी क्लास होगी भाई, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई मोशन के बारे में। तो 3 इक्वेशन है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे भाई। तो इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर भाई। तो एरर क्या होता है कि भाई अगर मान लिया कि भाई कोई एक ट्रू वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है भाई, मान लिया कि पता है कि भाई हमें 10 मीटर की रस्सी है, लेकिन आपको मापने के लिए दे दिए जाए भाई, ठीक है। और मापते वक्त आप क्या करते हैं भाई, कुछ गलती कर देते हैं। तो ट्रू वैल्यू तो 10 मीटर है भाई, और उसमें से अगर मेजर्ड वैल्यू जो आप मापते हैं उसकी बात कर रहे हैं भाई, वो मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच में जो भी अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं भाई। रस्सी 10 मीटर की है, आपने माप दी 9 मीटर की भाई, तो फिर क्या होगा, एरर है। कितने का एरर है, 1 मीटर का एरर है भाई। 10 माइनस का 9 आ जाएगा, तो एरर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक एरर कितने में है, 10 में कितना एरर है, 10 के लिए कितना एरर है, 1 एरर है। तो 1 के लिए कितना एरर होगा, 1/10। और 100 के लिए परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा 100 में से निकालते हैं, तो 1/10 गुणा में कितना आ जाएगा, 100। आपने कितने % गलती करी भाई, 10%। यानी कि आपकी जो मेजरमेंट के अंदर है
कितना एरर है भाई, 10% का एरर है भाई, ठीक है। एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे एरर नेगेटिव हो, एरर एरर होता है भाई, ठीक है। ये आप क्लियर करेंगे। एरर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी देखने को हमें नहीं मिलते भाई, इसलिए एरर ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा भाई। इसके साथ में भाई कुछ बता देते हैं। देखिए भाई एरर क्या है कि एरर को भाई कभी ऐड करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एरर को अगर ऐड किया जाता है भाई, मान लिया कि एक क्वांटिटी है भाई, यानी कि y = a + b भाई, ठीक है भाई। फिर हम कहें कि भाई a को मापने में हमने गलती कर दी डेल्टा a भाई, और b को मापने में कितनी गलती कर दी डेल्टा b। चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब एरर मैक्सिमम एरर निकाला जाता है भाई, ठीक है। तो भाई टोटल जो एरर होगा डेल्टा y के अंदर कितना एरर होगा भाई, जो मैक्सिमम एरर होगा डेल्टा a + के डेल्टा b होगा, या तो पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। मान लिया एक क्वांटिटी में आपने 10% एरर किया, दूसरी क्वांटिटी में 20% का एरर किया, तो पूछा जाए कि मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो कितना होगा भाई 30% होगा। एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है भाई। सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, एरर ऐड हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एरर ऐड हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो यही थे भाई फर्स्ट, आज हमारा क्या था, एक ओवरव्यू टाइप में फर्स्ट क्लास थी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ही होता है। कल से भाई मैकेनिक स्टार्ट हो जाएगी और उसको भाई हम कंप्लीट करेंगे भाई। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर जाएं भाई, आपको शाम तक मतलब वो PDF मिल जाएगी भाई जो हम बता रहे हैं, ठीक है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें भाई। क्लासेज, ये क्लासेज लंबी होंगी, 24 क्लास का टारगेट है कि जिससे कंप्लीट फिजिक्स कराई जाए, ताकि भविष्य में आप जो भी एग्जाम दें सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो भाई, ठीक है भाई। जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। इसके अलावा चैनल के ऊपर भाई ग्राम शिव पटवारी और नहरी पटवारी का स्पेशल सब्जेक्ट कंप्लीट अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें, नोट्स मिल जाएंगे भाई। मात्र कुछ पेमेंट रखी गई है 70 रुपये, तो वो पे करें और नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई। IPC की धाराएं भी लगातार चल रही हैं और अब फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।